वेलकम बैक टू एनजी कॉन अकेडमी स्टूडेंट। शुरू करते हैं अपने संडे टेस्ट 4 की डिस्कशन। सबसे पहला सवाल है जी कि हमें रेशो बताना है लैप्लस और न्यूटन की फार्मूले का बेसिकली। ठीक है, तो न्यूटन ने कहा था जी कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो आइसोथर्मल, प्रोपगेशन ऑफ साउंड जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। और उसने इसके थ्रू जो इक्वेशन निकाली थी वो उसने निकाली थी v इज़ इक्वल टू पी बाय रो। ठीक है, जबकि लैप्लस ने कहा था कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड जो है वो इडियाबैटिक प्रोसेस है और उसने जो इक्वेशन निकाली थी वो थी v इज़ इक्वल टू गैमा पी बाय रो। ठीक है, अब बेसिकली हमें जो है वो रेशो निकालना है लैप्लस का टू दैट ऑफ न्यूटन। तो लैप्लस का फॉर्मूला है हमारे पास v लैप्लस है हमारे पास गैमा पी बाय रो और डिवाइडेड बाय न्यूटन का फॉर्मूला है हमारे पास p बाय रो। तो यहाँ पर ये p से कट जाएगा, रो से कट जाएगा, तो पीछे जो हमारे पास चीज़ बचेगी वो बचेगी कि लैप्लस ओवर न्यूटन इक्वल टू गैमा। ये गैमा भी थोड़ा सा समझ लें। गैमा जो है वो एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए 1.6 होती है, डाई एटॉमिक गैसेस के लिए 1.4 होती है और पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए 1.2 होती है। ठीक है, और एयर को हम कंसिडर करते हैं एज अ डाई एटॉमिक गैस। तो ये साथ हमने इसके रेलेवेंट एमसीक्यूज भी कर लिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास सवाल कि व्हेन आइडियल गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम द, ये लंबी सी स्टेटमेंट लिख के एंड में पूछा हुआ है वर्क डन इज मैक्सिमम इन। तो स्टूडेंट्स वर्क डन का आप लोगों ने ये सीक्वेंस याद रखनी है कि वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस का सबसे ज़्यादा होता है, फिर हमारे पास आइसोबैरिक आता है, फिर हमारे पास आइसोथर्मल आता है। ठीक है, फिर हमारे पास एडियाबैटिक आता है और एंड में हमारे पास आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक का वर्क डन जो है वो ज़ीरो होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम पीवी ग्राफ देखें तो आइसोबैरिक का पीवी ग्राफ ऐसा आएगा, आइसोथर्मल का ऐसा आएगा, इडियाबैटिक का आइसोथर्मल से भी स्टीप होता है और आइसोकोरिक का जो है वो इस तरह का। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो आइसोबैरिक का बन रहा है, फिर हमारे पास आइसोथर्मल, फिर इडियाबैटिक और ज़ीरो एरिया बन रहा है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस का। तो इस हिसाब से ये हमारी सीक्वेंस है वर्क डन की। नेक्स्ट सवाल है विच टाइप्स ऑफ वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो जितनी भी ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो पोलराइज हो सकते हैं। इनफैक्ट हम कहते भी यही हैं कि ट्रांसवर्स वेव की ऐसी प्रॉपर्टी जो लॉन्गिट्यूडनल में ना हो वो है ही क्या? पोलराइजेशन है। ट्रांसवर्स वेव पोलराइज हो सकती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पोलराइज नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट है जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में आ चुका है और फर्स्ट लॉ इज बेसिकली नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ क्या कहता है जी? फर्स्ट लॉ कहता है कि हीट जो है वो वर्क में भी कन्वर्ट हो सकती है और इंटरनल एनर्जी में भी। इसी तरह वर्क जो है वो हीट में भी कन्वर्ट हो सकता है, इंटरनल एनर्जी जो है वो भी हीट में कन्वर्ट हो सकती है। तो बेसिकली हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। ये है हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन। और है ये क्या? बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। नेक्स्ट सवाल है जी कि द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो स्टूडेंट्स जब अलोंग द डायरेक्शन बोला होगा तो इसका ये मतलब है कि वेव इस तरह जा रही है और पार्टिकल्स हमारे इस तरह करके मूव कर रहे हैं। और जब परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन बोला होगा तो फिर इसका ये मतलब होगा कि वेव इस तरह जा रही है और पार्टिकल्स हमारे पास ऐसे मूव कर रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन बनती है, जबकि इस केस में हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ बनता है। तो परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ट्रांसवर्स वेव बनती है और पैरेलल टू द प्रोपगेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट सवाल है जी, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ साउंड वी नीड टू इंक्रीज इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज करने से स्टूडेंट्स वॉल्यूम चेंज होती है। अगर एम्पलीट्यूड को ज़्यादा करेंगे, बेसिकली वॉल्यूम ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एम्पलीट्यूड। ये साउंड के केस में, और लाइट के केस में ब्राइटनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के। ठीक है, तो अगर लाइट के केस में आए तो एम्पलीट्यूड को ज़्यादा करेंगे तो ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। साउंड की बात करेंगे तो एम्पलीट्यूड को ज़्यादा करने से वॉल्यूम ज़्यादा होगी साउंड की। नेक्स्ट सवाल है, हीट कैपेसिटी ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स, हीट कैपेसिटी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा होती है आइसोथर्मल की जो है हीट कैपेसिटी वो सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है जी? इनफाइनाइट होती है। फिर आती है बारी सीपी की, फिर सीवी की, और सबसे कम होती है एडियाबैटिक की, जो कि कितनी होती है? 0 होती है। तो एडियाबैटिक की हीट कैपेसिटी 0, आइसोथर्मल की हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इनफाइनाइट। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन ऑफ अ वेव मोशन। तो अब हमें इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सी कंडीशन नेसेसरी है वेव मोशन के लिए। अच्छा जी, तो जो कंडीशंस हैं ना नेसेसरी, वो हमारे पास 3 हैं। कौन कौन सी वेव्स की नेसेसरी कंडीशंस है जी? नंबर 1 है हमारे पास के मीडियम शुड बी इलास्टिक, मीडियम को मूव होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है हमारे पास कि पार्टिकल्स मस्ट बी कनेक्टेड, मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं घूमने चाहिए, वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है। और तीसरी जो है वो है इनर्शिया, कि मीडियम मस्ट हैव इनर्शिया, मीडियम मूव कर सकता हो, मीडियम मस्ट हैव इनर्शिया। तो जब ये 3 कंडीशंस पूरी होती हैं स्टूडेंट्स, तो हम कहते हैं कि हमारा जो वेव की नेसेसरी कंडीशंस हैं वो मीट हो रही हैं। ठीक है, तो इसका ये पहला ऑप्शन जो है ये इन 3 में से मौजूद है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जी, कि सिस्टम हैज़ इंटरनल एनर्जी ऑफ 20 जूल इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अच्छा जी, अब हमारे पास स्टूडेंट्स एक सिस्टम है, ठीक है, उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो है हमारे पास 20 जूल। अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर 100 जूल वर्क करते हैं। तो जब हम 100 जूल वर्क करेंगे तो ये कंप्रेस होगा और इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होके 120 जूल हो जाएगी। अब सवाल का अगला हिस्सा कह रहा है कि 40 जूल हीट एस्केप्स फ्रॉम इट। अब इस 120 में से 40 जूल हीट एस्केप हो जाएगी और पीछे कितनी बचेगी जी? 80 जूल इंटरनल एनर्जी बचेगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बनता है। नेक्स्ट सवाल है जी, कंपेयर्ड विद अ क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ द सेम लेंथ द नोट प्रोड्यूस्ड बाय एन ओपन ऑर्गन पाइप इज। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स इसका ये आंसर है जी ए। क्यों है ए? क्योंकि अगर मैं ओपन पाइप की बात करूं तो ओपन पाइप में Fn होता है NF1, ठीक है, यानी कि 1F1 भी होता है, 2F1 भी होता है, 3F1 भी होता है, 4F1 भी होता है। तो ओपन पाइप के पास सारे हार्मोनिक्स हैं, जैसा कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। जबकि अगर मैं क्लोज की बात करूं तो क्लोज का Fn इक्वल होता है 2n-1F1, और ये होता है 1F1, 3F1, 5F1, 7F1। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये सिर्फ ऑड नंबर में जा रहा है। तो ओपन पाइप के पास हर किस्म का हार्मोनिक होता है, इस वजह से हम कहते हैं कि ओपन पाइप जो है वो ज़्यादा रिचर है हार्मोनिक्स में, इस वजह से उसकी क्वालिटी जो है वो बेहतर होगी। नेक्स्ट सवाल है, द प्रोसेस दैट मोस्ट एफिशिएंटली कन्वर्ट्स वर्क डन इनटू इंटरनल एनर्जी। अच्छा, अब स्टूडेंट्स इस तरह है कि अगर मैं बात करूं आइसोथर्मल की, ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि हीट होती है W के इक्वल। तो ये वाला प्रोसेस इज़ द मोस्ट एफिशिएंट टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। ठीक है। एडियाबैटिक की बात करूं तो एडियाबैटिक क्या होता है कि उसमें हीट 0 हो जाती है और W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U हो जाता है।
तो ये जो प्रोसेस है ये मोस्ट एफिशिएंट है टू कन्वर्ट वर्क इनटू इंटरनल एनर्जी। फिर से समझ लें, आइसोथर्मल इज मोस्ट एफिशिएंट इन कन्वर्टिंग हीट इनटू वर्क और इडियाबैटिक इज मोस्ट एफिशिएंट इन कन्वर्टिंग वर्क इनटू इंटरनल एनर्जी। तो इडियाबैटिक डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जी कि फॉर पाइप्स ऑफ द सेम लेंथ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज पाइप इज डैश दैट ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप। अच्छा, अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप अगर मैं देखूं तो वो होती है V/4L। ठीक है, इसको अगर मैं डिवाइड करूं ओपन के साथ तो ओपन की होती है V/2L। ये V से कैंसिल हो जाएगा, L से कैंसिल हो जाएगा, पीछे मेरे पास बचेगा F क्लोज डिवाइडेड बाय F ओपन इज इक्वल टू 2। या मैं कह सकता हूं कि F क्लोज जो है वो 2 टाइम्स है, वो 1/2 टाइम्स है किसके, F ओपन के, क्योंकि ये कट के यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा तो हाफ आ जाएगा। या मैं कह सकता हूँ कि F क्लोज इज हाफ ऑफ F ओपन। नेक्स्ट सवाल है जी विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो स्टूडेंट सुपरपोजिशन की 3 टाइप्स हैं हमारे पास। सुपरपोजिशन की 3 टाइप्स होती हैं। सबसे नंबर 1 होती है हमारे पास इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस कब होगी स्टूडेंट्स, जब हमारे पास सेम डायरेक्शन होगा और सेम फ्रीक्वेंसी होगी। बीट्स कब बनेंगी हमारे पास, जब हमारे पास सेम डायरेक्शन होगा लेकिन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। और आखिरी है हमारे पास स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स कब बनती हैं, जब हमारे पास सेम फ्रीक्वेंसी होती है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। तो इस हिसाब से स्टेशनरी वेव्स भी सुपरपोजिशन है, बीट्स भी और इंटरफेरेंस भी। लेकिन डायफ्रैक्शन जो है वो सुपरपोजिशन की टाइप नहीं है, तो डायफ्रैक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज पाथ इंडिपेंडेंट। अब स्टूडेंट्स इसके टॉपिक है ये हमारे पास स्टेट और नॉन स्टेट फंक्शंस। अच्छा जी, अब स्टेट और नॉन स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं। स्टेट फंक्शंस वो होते हैं स्टूडेंट्स जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं और वो सिर्फ डिपेंड करते हैं ऑन इनिशियल एंड फाइनल्स, डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। जबकि जो नॉन स्टेट फंक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स ये हमारे पास पाथ डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बारे में इसी तरह सवाल पूछा जाता है कि कौन सी क्वांटिटीज़ जो हैं वो पाथ डिपेंडेंट हैं, कौन सी इंडिपेंडेंट है। तो स्टूडेंट्स इसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप याद रख लें कि नॉन स्टेट फंक्शन में सिर्फ 2 क्वांटिटीज़ हैं, एक हीट और एक वर्क, और बाकी सारी की सारी क्वांटिटीज़ जो हैं वो स्टेट फंक्शंस हैं। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी और इंट्रोपी। तो ये सारी क्वांटिटीज़ याद रखने से बेहतर है कि आप सिर्फ नॉन स्टेट फंक्शंस याद रख लें, और वो क्या है, एक हीट है और दूसरा वर्क है। नेक्स्ट सवाल है जी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इज 200, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन इज। अब स्टूडेंट जब भी लिखा आए ओवरटोन, ठीक है, तो ओवरटोन में सिंपली आपने F+1 कर देना। जिस तरह यहाँ पर फर्स्ट ओवरटोन लिखा हुआ है तो बेसिकली आपने F2 फाइंड करना है। अब ओपन पाइप के लिए Fn इक्वल होता है NF1, तो हमने बेसिकली F2 फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 2 × F1 है हमारे पास 200, तो ये हो जाएगा हमारे पास 400 हर्ट्ज़, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बनता है। नेक्स्ट सवाल है जी कि अ प्रोसेस दैट अकर्स वेरी स्लोली इज लाइकली टू बी अ। स्टूडेंट्स अब कुछ चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। आइसोथर्मल प्रोसेस जो है ना वो वेरी स्लोली अकर करता है। क्यों स्लोली अकर करता है, ताकि हीट को एक्सचेंज होने का टाइम मिले। ठीक है, इडियाबैटिक प्रोसेस ऑन द अदर हैंड वेरी रैपिड एक्ट करता है। ठीक है, ताकि हीट को एस्केप होने का टाइम ना मिले। फिर इडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम इंसुलेटेड कंटेनर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब है ना हीट अंदर आएगी ना बाहर जाएगी। और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हम सील्ड कंटेनर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, यानी कि कंटेनर ना एक्सपैंड कर सकता है ना कंप्रेस हो सकता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं आइडेंटिफाई करने में
कि सवाल में आपसे क्या पूछा हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, द वेवलेंथ ऑफ द थर्ड हार्मोनिक ऑन द स्ट्रिंग इज। अब स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग की बात करें या फिर ओपन पाइप की बात करें, दोनों के अंदर जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 2L/n। अब यहाँ पे 2 आ गया, L हमारे पास दिया हुआ है 60 और n हमें दिया हुआ है 3। ये कट के आ जाएगा हमारे पास 20 इंटू 2 जो है वो 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बनता है। नेक्स्ट सवाल है जी, जनरल गैस कॉन्स्टेंट्स कैन बी डिफाइंड एज। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं Cp और Cv की बेसिस पे देखूं तो हम कहते हैं कि Cp इक्वल होता है Cv प्लस R के। तो R हो जाएगा Cp माइनस Cv, यानी कि डिफरेंस इन Cp एंड Cv। तो डिफरेंस का यहाँ पे एक ही है, डिफरेंस ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो R इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये जो B है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डजंट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। इनमें से कौन सी चीज़ स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट नहीं करती। तो टेम्परेचर की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ साउंड और टेम्परेचर का जो है वो डायरेक्ट के अंडर रूट का रिलेशन है। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो V का मॉलिक्यूलर वेट के साथ इनवर्स के m का रिलेशन है। जिस तरह विंड जा रही होगी, अगर विंड इस तरफ जा रही है तो साउंड की स्पीड भी इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी। प्रेशर की अगर बात करें, ये सबसे कॉमन आने वाला सवाल है कि V और P वैसे देखने में डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन इनका कोई रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करती है, वॉल्यूम के डिक्रीज़ होने से डेंसिटी भी इंक्रीज़ करती है। अब वेलोसिटी क्योंकि इक्वल होती है गैमा P बाय रो, तो प्रेशर के इंक्रीज़ करने से डेंसिटी भी इंक्रीज़ कर गई, न्यूमिनेटर भी इंक्रीज़ कर गया, डिनोमिनेटर भी इंक्रीज़ कर गया, तो वेलोसिटी क्या होती है वो हमारे पास सेम रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट सवाल है जी, टू स्ट्रिंग्स ऑफ सेम लेंथ एंड अंडर सेम टेंशंस आर मेड ऑफ सेम मटेरियल but the second string is 4 times as thick, so its mass per unit area length is 4 times greater. The fundamental frequency of the thicker string compared with the thinner one is। अच्छा, अब अगर स्टूडेंट्स मैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की बात करूं तो वो इक्वल होती है V/2L के, ठीक है। या अगर मैं इसको V को ओपन कर लूं तो ये हो जाएगा T डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ इंटू 1/2L। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं फ्रिक्वेंसी का मास पर यूनिट लेंथ के साथ रिलेशन देखूं तो वो इन्वर्स है। तो अगर मास पर यूनिट लेंथ हमारा 4 टाइम्स ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी जो है वो 1/2 टाइम्स होगी, यानी कि हाफ। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जी कि टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम मास, वन एट 80 डिग्री एंड अदर एट 20 डिग्री आर प्लेस्ड टुगेदर इनसाइड अ परफेक्टली इंसुलेटेड बॉक्स। व्हेन दे रीच थर्मल इक्विलिब्रियम देयर कॉमन टेम्परेचर विल बी। तो स्टूडेंट्स, ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है कि इनकी एवरेज ले लेनी है कि ये दोनों किस टेम्परेचर पे आके रुकेंगे। तो 80 + 20 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, तो ये 100/2 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि टू वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड 6 and 4 आर इन फेस। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इन फेस का क्या मतलब है। इन फेस स्टूडेंट्स तब होती है वेव जब हमारे पास दो कंडीशंस मीट होती हैं। या तो उनका पाथ डिफरेंस जो है वो n लैम्डा के इक्वल होगा, या फिर उनका फेस डिफरेंस जो है वो 0 डिग्री के इक्वल होगा। अब ये हमें बता दिया। नेक्स्ट है जी कि अगर ये इन फेस हों तो एम्पलीट्यूड के साथ क्या होता है। तो एम्पलीट्यूड स्टूडेंट्स ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 + 4 = 10 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बनता है। नेक्स्ट सवाल है जी, इफ अ टेम्परेचर स्केल इज चेंज फ्रॉम सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। अच्छा, अब इसको समझने के लिए ना स्टूडेंट्स हमें समझना पड़ेगा कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर
बाय 1 डिग्री। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि सेल्सियस वर्सेस डिग्री, तो 1 सेल्सियस इक्वल होता है 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के। तो जिस चीज़ को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए था, फ़ारेनहाइट में उसे 1.8 डिग्री चाहिए। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं स्पेसिफिक हीट की इक्वेशन लिखूं तो वो कुछ इस तरह से होती है कि Q इज़ इक्वल टू होती है MC डेल्टा टी, और C हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा टी। तो अभी हमने किया कि 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो 1.8 यानी कि फ़ारेनहाइट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा टेम्परेचर, तो इस वजह से स्पेसिफिक हीट जो है वो कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो चेंजेस बाय चेंजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा जी, अच्छा, जहाँ तक वेलोसिटी की बात की जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेलोसिटी हमेशा सेम होती है, और कितनी होती है, c इज़ इक्वल टू 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी की बात करें तो ये दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं ये इंडिपेंडेंट होती हैं ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड। इनके ऊपर ये नहीं डिपेंड करती। सिर्फ एक ही चीज़ है जो वेवलेंथ है, और वो भी किस तरह है कि v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। v क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कांस्टेंट है, तो f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा हो जाएगा। तो जब भी मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करूँगा लेमडा भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है जी कि फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस वी कैन राइट दैट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब आइसोबैरिक की जहाँ तक बात है तो आइसोबैरिक प्रोसेस जो है, आइसोबैरिक प्रोसेस चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है। चार्ल्स लॉ कहता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो V डिवाइडेड बाय T जो है वो कांस्टेंट होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV जो है वो कांस्टेंट होगा। और फाइनली एडियाबैटिक प्रोसेस कहता है कि अगर हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो होगा तो P और V रेज टू द पावर गैमा जो है वो कांस्टेंट होगा। तो इसमें क्योंकि आइसोबैरिक पूछा हुआ है ये पहला वाला, तो V बाई टी इज़ कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, इक्वेशन वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इज एप्लीकेबल ऑन ऑल वेव्स। स्टूडेंट्स, अगर v इज इक्वल टू एफ लेमडा की बात की जाए तो ये इक्वेशन तमाम वेव्स के लिए, ठीक है। फिर अगर v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय एम की बात की जाए तो ये सिर्फ ट्रांसवर्स मैकेनिकल के लिए है। और अगर v इज इक्वल टू ई बाय रो की बात की जाए तो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल की है। लेकिन v इज इक्वल टू एफ लेमडा जो है ये तमाम की तमाम वेव्स के लिए वैलिड है। नेक्स्ट सवाल है जी कि फॉर सेम अमाउंट ऑफ हीट वर्क डन इज मैक्सिमम इन। अब स्टूडेंट्स याद रखें, दो किस्म के सवाल आते हैं। एक सवाल आता है हमारे पास कि वर्क डन इज मैक्सिमम इन, ठीक है। तो अगर ये सिर्फ सवाल आया तो उसका आंसर है आइसोबैरिक प्रोसेस, वर्क डन इज मैक्सिमम इन। अब यहाँ पर है कि फॉर सेम अमाउंट ऑफ हीट, अगर हम सेम हीट देते हैं तो फिर किस में वर्क डन मैक्सिमम है, तो उसका आंसर है आइसोथर्मल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल में जितनी भी हम हीट देते हैं वो सारी की सारी वर्क में जाती है। तो इसका आंसर है कि हीट इज इक्वल टू वर्क। किस प्रोसेस में? आइसोथर्मल में। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फिर से समझा रहा हूँ कि अगर सिर्फ वर्क डन मैक्सिमम पूछा जाए तो आइसोबैरिक, फॉर सेम अमाउंट ऑफ हीट लिख के पूछा जाए तो आइसोथर्मल। नेक्स्ट सवाल है कि इन स्टैंडिंग वेव्स द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज। स्टूडेंट्स, ये कुछ डिस्टेंसेस हैं, ये भी नोट कर लें अपने पास। नोड और नोड के बीच में डिस्टेंस लेमडा बाय 4 होता है। एंटी नोड और लेमडा बाय 2 होता है। एंटी नोड और एंटी नोड के बीच भी डिस्टेंस लेमडा बाय 2 होता है। नोड और एंटी नोड के बीच डिस्टेंस लेमडा बाय 4 होता है। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, लेमडा बाय 4। नेक्स्ट है जी कि इन अ स्ट्रिक्टली इंसुलेटेड कंटेनर ऑल द वर्क डन ऑन द सिस्टम विल अपीयर एज।
अब ये वही बात आ गई स्टूडेंट्स कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इंसुलेटेड कंटेनर इज़ बेसिकली व्हाट, एडियाबैटिक सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसमें ना ही हीट इंटर होगी ना ही हीट बाहर जाएगी। तो अब क्या होगा कि अगर मैं वर्क डन करूँगा यानी कि उस सिस्टम को मैं कंप्रेस करूँगा तो उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो दिस इज़ राइज इन टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स के वन पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज हाफ ऑफ द इंटीग्रल मल्टीपल, दे विल इंटरफेयर। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले कराया था कि अगर पाथ डिफरेंस एन लेमडा हो या फेज डिफरेंस 0 डिग्री हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, और अगर पाथ डिफरेंस जो है वो n माइनस हाफ लेमडा हो या फिर फेस डिफरेंस जो है वो 180 डिग्री हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। ठीक है, तो हमें देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन पाथ डिफरेंस इज हाफ ऑफ द इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि ये वाला केस। तो इसमें कौन सी इंटरफेरेंस होती है? डिस्ट्रक्टिव होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, टू आइडेंटिकल सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस आर प्रोवाइडेड विद सेम अमाउंट ऑफ हीट, वन इज heated at constant pressure and other is heated at constant volume, which statement is correct? अच्छा जी, अब क्या होता है स्टूडेंट्स के Cp जो है वो ग्रेटर होता है Cv से, यानी कि फॉर सेम टेम्परेचर राइज मोर हीट इज रिक्वायर्ड इन आइसोबैरिक, क्योंकि Cp जो है वो ज़्यादा है। अब अगर मैं कहूँ कि दोनों को मैंने एक ही हीट प्रोवाइड की है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा Cv में कि सारी की सारी हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी, यानी कि टेम्परेचर राइज में चली जाएगी, जबकि इसमें जो है वो हीट वर्क में भी जारी होगी और इंटरनल एनर्जी में भी जारी होगी। तो बोथ विल अटेन सेम फाइनल टेम्परेचर? नहीं। द गैस हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर अटेन्स मोर टेम्परेचर? नहीं, क्योंकि इस केस में वर्क डन भी हो रहा होता है। द गैस हीटेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम अटेन्स मोर टेम्परेचर? तो ये वाली बात ठीक है, क्योंकि इसमें वर्क डन नहीं हो रहा होता और सारी की सारी हीट किस में जा रही होती है? इंटरनल एनर्जी में जा रही होती है। नेक्स्ट सवाल है जी, विच टाइप्स ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस इन स्प्रिंग? अब स्टूडेंट इस तरह है कि स्प्रिंग अगर है हमारे पास और इसे मैं इसके परपेंडिकुलर मूव करता हूँ तो स्प्रिंग जो है वो इस तरह से बेंड होके हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाएगा, और अगर मैं स्प्रिंग को इस तरह खींच के छोड़ देता हूँ तो वो फिर इस तरह से हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाएगा। तो स्प्रिंग जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बना सकता है और ट्रांसवर्स भी बना सकता है, और ये चीज़ आपकी बुक में मेंशन भी है, तो बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ ट्रू फॉर अ मटेरियल हैविंग हाई हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर? तो स्टूडेंट्स याद रखें कि जिसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है वो हीट भी देर से होता है, हीटिंग टेक्स टाइम, क्योंकि उसको ज़्यादा हीट चाहिए होती है, और वो कूल भी उतनी देर से होता है, कूलिंग ऑल्सो टेक्स टाइम, क्योंकि उसे ज़्यादा हीट रिलीज़ करनी पड़ती है कूल होने के लिए। तो इट विल लूज हीट क्विकली? नहीं। इट विल लूज हीट स्लोली? यस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जी कि व्हेन अ वेव एंटर्स इनटू अ डेंसर मीडियम फ्रॉम अ रेयर मीडियम विच पैरामीटर्स ऑफ वेव चेंजेस एक्सेप्ट? स्टूडेंट्स याद रखना है आप लोगों ने, जब भी मीडियम चेंज होगा एक चीज़ जो है वो कांस्टेंट रहेगी, वो है फ्रीक्वेंसी, और v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है, और f अगर कांस्टेंट है तो v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा हो जाएगा। तो लेमडा और v दोनों चेंज होंगे। फिर अगर ट्रांसवर्स वेव हुई और लॉन्गिट्यूडनल हुई तो ट्रांसवर्स वेव के केस में हम कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, और रेयर से डेंसर जब वेव इंटर होगी तो v और लेमडा दोनों कम हो जाएंगे। इसके मुकाबले में लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जब रेयर से डेंसर में वेव इंटर करेगी तो वेलोसिटी और लेमडा दोनों ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है,
इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लें, इससे काफ़ी सारे सवाल आते होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है कि ऑल पैरामीटर्स ऑफ वेव चेंजेस एक्सेप्ट, तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी जो है वो तो चेंज नहीं होती, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड इक्वल होता है 1/फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट सवाल है जी, कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट, 1 kAl इज इक्वल टू। अब ये स्टूडेंट्स एक ट्रिक क्वेश्चन है, 1 CAl वाली कैलोरी इक्वल होती है 4.18 जूल के, लेकिन यही अगर K से लिखा हो तो इसका मतलब होता है 1 किलो कैलोरी, जो कि इक्वल होती है 4180 जूल के। तो ये हो जाएगा 4180 जूल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है जी हमारे पास कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ एयर विल डैश द स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर। तो स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि स्पीड ऑफ द साउंड का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट के अंडर रूट का रिलेशन है। ये बात ख्याल रखनी है कि ये टेम्परेचर आप लोगों ने केल्विन में लेना है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ साउंड इन दैट एयर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे संडे टेस्ट 4 की डिस्कशन ख़त्म होती है। इंशाल्लाह अगले संडे टेस्ट के साथ नेक्स्ट वीक मिलेंगे। थैंक यू।